जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए नामांकन हो चुका है और नामांकन होने तक कांग्रेस एक एक सीट के लिए घसीटती हुई, चप्पलें घिसती हुई, परेशान होती हुई दिख रही है कि कैसे भी करके एक एक सीट हमें मिल जाए ताकि हमारा नेता प्रतिपक्ष का पद जो है हमारे हाथ में बना रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वापसी ना भी कर पाए इस बार राज्यसभा में तो कम से कम किसी और को तो दे सके। 27 सीट है इस वक्त कांग्रेस के पास राज्यसभा में, और उसमें से अभी 5 सीटें जो चुनाव में है, जो कांग्रेस के हाथ से इन्हें जाने का डर सता रहा है, वो 5 सीटें हैं जो चुनाव में है। और इस वक्त कांग्रेस ने 5 राज्यों से, देखिए इस वक्त चुनाव 10 राज्यों में है राज्यसभा के, लेकिन इन्होंने 5 राज्यों से 6 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें तेलंगाना से 2 है, तमिलनाडु से 1 है, हिमाचल से 1 है, छत्तीसगढ़ से 1 उम्मीदवार खड़ा किया है और हरियाणा से भी 1 उम्मीदवार खड़ा किया है। और इनके कुछ जगह उम्मीदवारों पर संकट भी मंडरा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने भी चुनौती देनी शुरू कर दी है। हरियाणा में 2 सीटें हैं, जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। बीजेपी ने 1 उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने भी 1 उम्मीदवार उतारा है, लेकिन खेल ये हो गया है कि एक निर्दलीय भी उतरे हैं, सतीश नांदल, जिन्हें बीजेपी का समर्थन है। बीजेपी के पास 48 सीटें हैं, 48 संख्या है वोटों की, और कांग्रेस के पास इस वक्त 37 है। ऐसे तो साफ है कि जीत सकती है, लेकिन हरियाणा में तो खेल होते रहे हैं। एक बार सुभाष चंद्रा जीते थे, एक बार कार्तिकेय शर्मा जीते थे बीजेपी के, जबकि कांग्रेस के पास वहां पर मेजोरिटी में सीटें थी। अब यही हाल होता हुआ दिख रहा है कि जो निर्दलीय उतारे गए हैं वो पहले 2019 में हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, और इससे साफ होता है कि कांग्रेस के खिलाफ ही वो उतरे हैं, उन्हें बीजेपी का पूरा समर्थन है। अब यहाँ कांग्रेस के लिए मुश्किल ये होगा कि वो अपने 37 के 37 वोट पड़वा ले। कांग्रेस ने दलित उम्मीदवार उतारे हैं, करमवीर सिंह बौद्ध नाम है उनका, कन्वर्टेड दलित लग रहे हैं, बौद्ध बन चुके हैं ऐसा लगता है। और बीजेपी ने संजय भाटिया को उतारा है, और इन दोनों में संजय भाटिया तो देखिए साफ तौर पर जीत जाएंगे, लेकिन करमवीर सिंह बौद्ध का सामना होने वाला है निर्दलीय उम्मीदवार से, और यहीं पे ही मामला फंसेगा। तो कांग्रेस के हाथ से ये सीट जाती हुई साफ दिख रही है। हिमाचल में कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि इन्होंने अनुराग शर्मा को उतारा है जो कि हिमाचल के ही हैं, तो इसलिए बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। बीजेपी का कहना था कि जरूरत अगर यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार लाया जाता है तो हम उसके खिलाफ खड़ा करेंगे, जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी को लाया गया था। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके के समर्थन से उम्मीदवार उतारा है। वहां पर पहले यहां से पवन खेड़ा को भेजने की बात सामने आ रही थी, लेकिन तमिलनाडु में प्रदेश की इनकी इकाई है कांग्रेस की, वहां हंगामा हो गया कि आप यहाँ विधानसभा की सीटें ले रहे हैं तमिलनाडु में डीएमके से, और ना ही आप यहाँ से किसी को राज्यसभा में भेज रहे हैं। इसलिए इन्होंने तमिलनाडु के इनके प्रमुख नेता है एम क्रिस्टोफर तिलक, उनको ये राज्यसभा में भेज रहे हैं। तमिलनाडु से पवन खेड़ा का पत्ता कट चुका है। यहाँ तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें अभिषेक मनु सिंघवी है और एक वेम नरेंद्र रेड्डी को उतारा है, और ये रेवंत रेड्डी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि अभी तक बीआरएस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन अगर उतारती है तो मुश्किल हो सकती है। जीतने के लिए चाहिए 40 वोट, कांग्रेस के पास है 64 और बीआरएस के पास है 39, बीजेपी के पास है 8, एआईएमआईएम भी है 7। अब अगर बीआरएस से कुछ जो 10 है जो इनके जिन्होंने पाला बदल लिया था वो हट भी जाते हैं तो भी बीजेपी को मिलाकर, और अगर एआईएमआईएम साथ दे दे तो इनका उम्मीदवार जीत सकता है। क्योंकि देखिए एआईएमआईएम को बीजेपी से दिक्कत हो सकती है, कांग्रेस से भी वो दूरी रखना चाहते हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तो कांग्रेस, ममता बनर्जी और सीपीआईएम इनके खिलाफ वो वैसे ही उतरना चाहते हैं एक मुस्लिम गठबंधन बनाकर। तो अगर कांग्रेस का साथ देंगे तो समस्या होगी, लेकिन बीआरएस का साथ दे सकते हैं क्योंकि बीआरएस सिर्फ यहीं तक सीमित पार्टी है, और उनको इसके लिए ये नहीं है कि बीआरएस भी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी एक हद तक, तो उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा कि जी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के साथ हो गए, तो यहाँ वो बीआरएस का समर्थन दे सकते हैं। तो ये सीट अड़ सकती है। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी है और जो रेवंत रेड्डी के करीबी है उनका नाम है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो पहली वरीयता वाला कौन होगा, क्योंकि पहली वरीयता से मिलता है। पहली वरीयता में जो वेम रेड्डी है उनको आगे रखा जा सकता है, और उसके बाद जो दूसरी वरीयता होगी उसमें अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा जा सकता है। अब दूसरी वरीयता में ही चुनाव होता है, अगर बीआरएस कोई उतारती है
तो दूसरी वरीयता में अभिषेक मनु सिंघवी को सामना करना पड़ सकता है, चुनाव लड़ना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक सीट बीजेपी के पास, बीजेपी ने उतारा है, एक सीट पर उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार उतारी है। बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने फूलो देवी को उम्मीदवार बनाया है, तो यहाँ से दोनों एक एक सीट जीत सकते हैं। अब ओडिशा का भी सुन लीजिए, यहाँ कांग्रेस ने उम्मीदवार तो नहीं उतारा है, लेकिन बीजेडी के साथ संयुक्त उम्मीदवार जरूर उतारा है। यहाँ पर 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी को साफ मिल रही है, एक यहाँ पर बीजेडी को मिल रही है, एक के लिए इन्होंने संयुक्त उम्मीदवार उतारा है। 30 वोट चाहिए, बीजेपी के पास 89 है, 3 निर्दलीय भी है और बीजेडी के पास 48 है और कांग्रेस के पास 14 है। अब 48 और 14 मिलकर तो 60 से ऊपर हो जाते हैं, 62 बनते हैं, लेकिन इनको संयुक्त उम्मीदवार उतारने के लिए जरूरत पड़ेगी। आपके पास 30 तो आपके वहां कट जाएंगे, 30-32 वहां बनेंगे, लेकिन उसमें तो मात्र 2 ज्यादा है, तो आपके लिए मुश्किल बनेगी कि अब इनको साथ रख सके। बीजेपी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर उतार दिया है और उसकी फाइट होगी संयुक्त उम्मीदवार से। और यहाँ पर बीजेपी के पास 89 है, 2 वो आराम से ले जाएगी 60 पर, 19 बचते हैं, 3 निर्दलीय मिल जाएंगे, 22 हो जाएंगे, 8 की मात्र कमी है और 8 मिलना मुश्किल नहीं है। तो जो भी कांग्रेस सोच रही थी बैकडोर से एक संयुक्त उम्मीदवार आ जाए हमारा, वो भी इन्हें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस ने जहां उम्मीदवार उतारे हैं वहां भी पूरी तरह से जीतने की स्थिति इनकी बनती हुई नहीं दिख रही है। हरियाणा में तो कड़ी टक्कर है, तेलंगाना में बीआरएस के ऊपर है कि वो उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं, तो यहाँ पर इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब देखिए 5 इनकी खाली हो रही है और जो इनकी कंफर्म सीटें हैं वो इनकी तेलंगाना में एक कंफर्म सीट है और इनकी तमिलनाडु में एक कंफर्म है, छत्तीसगढ़ में इन्हें मिल सकती है, हिमाचल में इन्हें मिल सकती है। तो 4 सीटें 5 में से 4 आती हुई दिख रही है। अगर तेलंगाना में निर्विरोध होता है तो 5 इन्हें मिल सकती है। तो ये जो इनका 27 का आंकड़ा है उस पर अभी तलवार लटकी हुई है कि 27 का आंकड़ा घटकर 26 हो जाए कि या फिर 27 ही हो जाए, तो इनके लिए दिक्कत बन सकती है। अभी जो 25 में से अभी 27 है, 5 घटेंगे इनके तो 22 पर आ जाएंगे ये, तो उसको मेंटेन कर पाते हैं नहीं, ये भी बात है। लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस एक भी सीट राज्यसभा में बढ़ाने नहीं जा रही है, घट जरूर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं पा रही है और इसको मेंटेन करने में भी कांग्रेस की हालत खराब है। बड़े बड़े नेता जो हैं इनके मुसीबत में पड़े हैं कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेताओं के लिए भी मुश्किल है। दूसरा, पार्टी में घमासान मचा है। पार्टी में ये समस्या हो गई है कि जो बरसों से लाइन लगा के बैठे हैं, राहुल गांधी की जी हजूरी कर रहे हैं, उनका क्या होगा। पवन खेड़ा की बात आ रही थी लेकिन उनका भी पत्ता कट गया। सुप्रिया सीनेट बैठी हुई है कि कभी तो भेजेंगे। रागिनी नाइक जैसी नेता है, कन्हैया कुमार का भी सुनने में आ रहा है कि कन्हैया कुमार भी अब उकता चुके हैं कि विधानसभा से लड़ाते नहीं, सांसद से जहां लड़ाते हैं वहां जीत पाता नहीं, तो करूं क्या, जगह जगह प्रभारी बनकर घूमने से क्या होगा। अभी बिहार में रहे, वहां से तो भगा दिए गए, वहां तो बुरा हाल हुआ है बिहार में इनका, जो हाल दिल्ली में नहीं हुआ वो बिहार में अपनी ही पार्टी से भगा दिए गए। वहां की प्रदेश की टीम ने इनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। वहां एंट्री तक लगभग ऐसा था कि भाई दिखने नहीं चाहिए कैमरा पर, उधर राजद नाराज, इधर कांग्रेस के दूसरे नेता नाराज। फिर केरल भेज दिए गए कि जाओ भैया अब केरल देख लो। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तो वैसे भी इनका पुरानी साठगांठ रही है, पहले तो उसी में ही थे, तो वहां भेज दिया गया कि जाओ भैया अब उनका सामना करो। लेकिन कन्हैया कुमार की परेशानी तो पैदा हो रही है कि अब करे क्या। वो भी कुछ कुछ मन में इच्छा लिए है कि कभी राज्यसभा भेज दो, अगर ऐसे नहीं जा पा रहे हैं संसद तो राज्यसभा से ही चले जाए, क्योंकि उनका तो मकसद है, वो तो चाहते थे कि किसी तरह सांसद बन जाओ। कन्हैया कुमार की मकसद तो यही था। बिहार में सांसदी लड़ी, हार गए। यहाँ फिर दिल्ली में इन्होंने तुरंत पैराशूट लैंडिंग कर दी तो वहां भी हार गए। फिर जब लगा कि अब सांसदी तो नहीं बन रही है तो चलो बिहार में विधानसभा में ही घुस जाए, वहां तो और बुरे हाल हुए। तो ये बन के संसद में ही जाना चाह रहे कि वहां जाएंगे, फिर वहां भाषण देंगे, फिर भाषण चलेंगे तो बड़े नेता बनेंगे। लेकिन हालत तो खराब हो गई। अब ये सोच रहे हैं कि राज्यसभा से ही मिल जाए, तो ये भी लाइन लगाए खड़े हुए थे कि कहीं से हमारा नाम भी भेज देते राहुल गांधी तो अच्छा रहता। लेकिन राहुल गांधी करे क्या, एक अनार 100 बीमार। और यहाँ से आनंद शर्मा ने तो बोल ही दिया है, पहले वो राज्यसभा में थे, अब उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कह दिया कि भाई सच बोलने की सजा मिलती है। वो पहले भी वो मोर्चा खोले बैठे हैं और राहुल गांधी किस तरह कांग्रेस को चला रहे हैं उस पर सवाल भी उठाते रहे हैं। तो इनके नेता अब यहाँ जो है जितनों को भेज दिया उतना तो ठीक, लेकिन जिनका नाम नहीं भेजा है अब उन्होंने हंगामा काटा हुआ है कि हमारा नंबर कब आएगा। इसी उधेड़बुन में कांग्रेस है, बड़ी परेशानियों में इनके नेता हैं
कि अब कैसे एक तो 25 की सीट मेंटेन करें ताकि नेता प्रतिपक्ष बना रहे। तो उसके लिए अब तमिलनाडु में जाकर गिड़गिड़ा गए थे कि कोई बात नहीं, हमें जो है अब राज्यसभा विधानसभा के लिए 28 सीटें ही दे दो। पहले 35 मांग रहे थे, फिर चुपचाप 28 पर सिमट गए क्योंकि राज्यसभा के लिए एक सीट चाहिए थी। महाराष्ट्र से इनकी एक सीट जा रही थी रजनी पाटिल, क्योंकि शरद पवार खूंटा गाड़ के बैठ गए कि मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। फिर कांग्रेस पर भी दबाव डाला। यहाँ से उद्धव ठाकरे को तो शरद पवार से समस्या थी ही नहीं, कांग्रेस से इन्हें त्याग कराना था, कांग्रेस ने कर दिया कि ठीक है अपनी रजनी पाटिल की सीट इन्हें दे दी। तो यहाँ महाराष्ट्र में भी इनके हाथ से चली गई। वहां महाराष्ट्र के नेता भी बैठे बैठे सालों साल गुजर जाते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। और कांग्रेस में एक बात ये भी उठ रही है कि भाई किसी नेता को आप कितनी बार भेजेंगे। पहले था कि 2 बार आप राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन अब तो आप लगातार भेजते जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की तो राज्यसभा खत्म ही नहीं हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो अब आप नए चेहरों को भेजें, नए लोगों को भी मौका दें, इसकी भी मांग उठ रही है। तो इस वक्त कांग्रेस में घमासान चल रहा है। पहले तो सिरदर्दी है कि आपने जितने खड़े किए हैं वो सभी जीत जाएं। फिर दूसरी बात, अब जीत गए तो पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको शांत करें। तो कांग्रेस इस वक्त राज्यसभा में इनको नेता प्रतिपक्ष भी बचाना है, इनको अपनी सीटें भी बचानी है और फिर उससे बाहर निकलकर अपनी पार्टी भी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का अब और क्या बेड़ा गर्क इनका होगा, जो अब हर स्तर पर मुंह की खानी पड़ रही है। लोकसभा में भी बुरे हाल, राज्यसभा में भी बुरे हाल, और पार्टी के अंदर नेता जो है वो विरोध ही विरोध कर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।